नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं कहानी किताब, जहां शब्दों में बसती हैं वो कहानियां जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दी गई थीं। आज की कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि उस जमाने की सच्चाई है जब एक संदेश की कीमत हजारों जानों से भी ज्यादा थी। एक ऐसा नौजवान जिसने न अपने लिए जिया, न अपने लिए मरा, बस देश के लिए सांस ली और देश के लिए ही आखिरी सांस छोड़ी। तो चलिए वक्त के उस धुएं भरे दौर में चलते हैं जहां तलवारें बोलती थीं और खून से लिखे जाते थे अंतिम संदेश। साल था 1857। भारत अंग्रेजों की हुकूमत के अधीन था। देशवासियों पर अत्याचार, अपमान और शोषण चरम पर था। लेकिन अब लोगों के दिलों में एक चिंगारी जल चुकी थी, आजादी की चिंगारी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धौलपुर में, जहां ज्यादातर लोग किसान थे, वहीं एक नौजवान था आरव सिंह। उसकी उम्र केवल 22 वर्ष थी, परंतु उसके मन में मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। आरव के पिता एक सिपाही थे जिन्होंने अंग्रेजों की फौज में रहते हुए बहुत कुछ सहा था। एक दिन युद्ध के मैदान में जब अंग्रेज अफसरों ने भारतीय सैनिकों को आगे करके खुद पीछे हट गए, तब आरव के पिता की मृत्यु हुई। तभी से आरव के दिल में अंग्रेजों के प्रति आग जल उठी थी। उसकी मां गोमती देवी हर सुबह उसे याद दिलाती थी, बेटा, देश पहले है, फिर कुछ और। अगर जरूरत पड़ी तो जान भी देश के नाम कर देना, पर कभी पीठ मत दिखाना। एक शाम गांव में खबर फैली कि कुछ अजनबी लोग जंगल की पुरानी हवेली में पहुंचे हैं। कहा गया कि वे क्रांतिकारी संगठन के सदस्य हैं और नए सिपाही तैयार कर रहे हैं। रात के तीसरे पहर आरव चुपचाप अपनी तलवार कमर में बांधकर हवेली पहुंचा। वहां आधे चेहरे ढके हुए 3 लोग बैठे थे। बीच में एक बुजुर्ग बैठे थे जिनकी आंखों में तेज था। तुम्हारा नाम? एक आवाज गूंजी। आरव सिंह, धौलपुर से। बुजुर्ग ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, हमें तुम्हारी बहादुरी के बारे में पता है। अब वक्त है तुम्हें जिम्मेदारी देने का। एक छोटा तांबे का संदूक उनके सामने रखा गया। उस पर अंग्रेजी मुहर थी और वह ताले से बंद था। इस संदूक में एक विशेष संदेश है। कानपुर से झांसी तक पहुंचना है, रानी लक्ष्मीबाई तक। यह क्रांति की अगली योजना है। अगर अंग्रेजों के हाथ लगा तो हमारी पूरी रणनीति उजागर हो जाएगी। आरव ने बिना एक पल गवाए हाथ आगे बढ़ाया। यह संदेश सही जगह पहुंचेगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अगले दिन भोर होते ही आरव किसान का वेश धारण कर संदूक को एक बैलगाड़ी में छुपाकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और खतरों से भरा हुआ। हर कस्बे में अंग्रेज सिपाही तलाशी ले रहे थे। जब वह एटा के पास पहुंचा, एक अंग्रेज अधिकारी को संदेह हुआ। आरव से पूछा गया, कहां जा रहे हो? धान बेचने झांसी, उसने उत्तर दिया। संदूक के नीचे रखा होने के बावजूद अंग्रेज को कुछ शक हो गया। उसने 2 सैनिकों को पीछा करने का आदेश दिया। आरव ने जंगल का रास्ता लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो 2 घुड़सवार उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब लड़ाई तय थी। वह तुरंत बैलगाड़ी से कूदा और संदूक को लेकर दौड़ा। घने जंगल में वह पेड़ों के बीच छुपता छुपाता आगे बढ़ रहा था। घोड़े की टापों की आवाज नजदीक आती गई। तभी आरव ने एक झाड़ी के पीछे से तीर चलाया। एक सिपाही घायल होकर गिर पड़ा, लेकिन दूसरा तेजी से आरव की ओर बढ़ा। आरव और अंग्रेज सिपाही में भिड़ंत हुई। तलवारें टकराईं। आरव को कंधे पर घाव लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने सिपाही को पछाड़ दिया। जख्मी हालत में वह आगे बढ़ता गया। 3 दिन और 3 रातों तक वह चलता रहा। न भोजन, न विश्राम, बस एक ही लक्ष्य, झांसी पहुंचना। आखिरकार वह झांसी की सीमा में पहुंचा। वहां तैनात रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों ने उसे घेर लिया। वह बेहोश हो गया, परंतु संदूक अब भी उसकी छाती से बंधा था। जब होश आया, वह रानी लक्ष्मीबाई के सामने था। उसने कांपते हाथों से संदूक सौंपा। रानी ने चाबी से ताला खोला। अंदर वह कागज था जिस पर क्रांति की अगली तारीख, हथियारों की सूची और रणनीति थी। रानी की आंखें भर आईं। उसने आरव से कहा, तुमने देश के लिए जो किया है वह अमर रहेगा। इतिहास भले न लिखे, पर भारत की आत्मा तुम्हारे नाम को कभी नहीं भूलेगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया रानी साहिबा, यह तो मेरा फर्ज था। वह उठकर जाने लगा, लेकिन तभी उसके घाव से फिर रक्त बहने लगा।
रानी ने उसे रुकने का आदेश दिया, लेकिन आरव ने कहा, मुझे लौटना है। धौलपुर में और नौजवान मेरी राह देख रहे होंगे। वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला और वही अंतिम बार था जब किसी ने उसे देखा। उसकी कुर्बानी कहीं दर्ज नहीं हुई, लेकिन वह संदेश जिसने हजारों क्रांतिकारियों की जान बचाई, वह अमर हो गया। वह अंतिम संदेश देश की आजादी की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे वीर की जिसकी हिम्मत ने क्रांति को जिंदा रखा और जिसकी चुप्पी ने हजारों आवाजों को ताकत दी। ना उसका नाम किताबों में आया, ना तस्वीर किसी दीवार पर टंगी, लेकिन उसके कदमों के निशान आज भी इस मिट्टी में धड़कते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कहानी किताब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक और भूली बिसरी दास्तान जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक याद रखिए, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।